हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, VSEPR थ्योरी के बारे में, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में हुई कैसे, कौन कौन सी थ्योरी थी। जो सबसे पहली थ्योरी हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, लुईस का ऑक्टेट रूल, ठीक है, यानी लुईस की थ्योरी पढ़ी थी। दूसरी जो थ्योरी पढ़ी हमने वो कौन सी थी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दोनों थ्योरी के आउटकम्स क्या थे। लुईस ने तो सिर्फ और सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर बताई, ठीक है, उसने मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कुछ नहीं बताया, ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी हमें क्या बताती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में तो बताती है, लेकिन जो बॉन्डिंग है उसको इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी। इन्हीं सारी जो आउटकम्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए, क्यों ये डिफिकल्टीज हैं हम, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें टाइप ऑफ बॉन्ड का नेचर समझना पड़ेगा। इन सब चीजों को समझने के लिए अब हम तीसरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, और वो थ्योरी कौन सी है, VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह थ्योरी मेनली कोवलेंट बॉन्ड पर फोकस करती है। किस पर फोकस करती है, इसके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, यानी VBT। और दूसरी चीज, ये पहला पॉइंट था कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब दूसरे पॉइंट की बात करूंगा तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैलेंस, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड कैसे बनेगा। बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम्स के वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे या फिर ओवरलैप करेंगे, तब जाके बॉन्ड बनेगा। यानी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स overlaps to form a covalent bond। covalent bond यानी वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, यानी दोनों एटम्स, मान लो मेरे पास एक एटम A है, एक एटम B है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग को कैसे दिखा सकते हैं, बॉक्स के थ्रू भी, ठीक है। ये इसके वैलेंस शेल ऑर्बिटल है, ये इसकी वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, कब बनता है दो बॉन्ड, जब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। अब ओवरलैप करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करेंगे। ध्यान रखना, इसके पास कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, इसके पास हो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोनों ऑर्बिटल्स के पास। दोनों वैलेंस शेल में क्या होना चाहिए, कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, तभी तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसी कोवलेंट बॉन्ड के बनने के लिए कंडीशन क्या है, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, द इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। यानी इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा अपोजिट स्पिन जरूरी है, यानी दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी जो स्पिन है वो भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट ही होनी चाहिए। कैसे, और जब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तब कैसा होगा, ये A का ऑर्बिटल मान लिया और ये इसके ऊपर B का ऑर्बिटल मान लिया, इन्होंने ओवरलैप किया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ऑर्बिटल्स जब कंबाइन कर जाएंगे तब इसको ऐसे लिखेंगे, और ये A और B के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, यानी A और B के बीच का बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड को ये ऐसे हम बॉन्डिंग को बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है।
ये तो था इस थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन। इस थ्योरी के बारे में ध्यान रखना, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। मान लो एक और चीज देख लेते हैं पहले कि अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करें, अब आप लोगों के मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बात कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब बात करेंगे तब देखिए क्या होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अगर उसकी बात करेंगे तो मान लो मेरे पास एटम है ए का बॉक्स ये रहा, बी का बॉक्स ये रहा। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के थ्रू जाते हैं, तो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली है, तो जब इनके बीच में ओवरलैप होगा तब क्या बनेगा, ये मान लिया ए का ऑर्बिटल और ये मान लिया बी का ऑर्बिटल, ये क्या बना भाई। अब देखो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही बात तो हमने पहले ही बोली थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ बनने का तरीका अलग है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम डोनेट करता है, सिंपल। लेकिन जैसे ही बन जाता है, यानी एक बार अगर ये बॉन्ड बन गया तो उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव करना शुरू कर देगा। यानी और कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बनने की प्रोसेस में डिफरेंस होता है, सिंपल सी बात है। तो अब हम देखेंगे वीबीटी के कुछ एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, वीबीटी की नॉलेज के लिए हमें किस वीबीटी को समझने के लिए किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 3 चीजें वीबीटी के लिए जो ध्यान रखने वाली हैं वो क्या है। पहली बात तो केमिकल बॉन्ड बनेगा। केमिकल बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करती है वीबीटी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में और एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बॉक्स डायग्राम से हमने दिखा दिया। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो ऑर्बिटल्स होंगे, वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल होंगे दोनों एटम के, उन्हीं के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और वही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, सिंपल सी बात है। और उन्हीं के ओवरलैप से क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या था कि दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। यानी बोथ द ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर अपोजिट स्पिन, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि जब बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स हमें क्या क्या चीज चाहिए, ध्यान रखना। मैं यहां लिस्ट लिख रहा हूं कि हमें किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पता होनी चाहिए वीबीटी के लिए। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पता होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज जो बॉन्डिंग है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, उसका पता होना चाहिए कैसे होती है, ठीक है। फोर्थ है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इन 4 चीजों के बेस पे ही, इन 4 चीजों के साथ ही हम वीबीटी को पढ़ सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को आप लोग पढ़ चुके हैं सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, सारे ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ चुके हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में मैं समझा चुका हूं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसी यूनिट में शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये इसी टॉपिक में आएगा, वीबीटी के अंडर ही आएगा, इसको हमें पढ़ना है। दूसरा एक और भी चीज होती है, 5वां फैक्टर भी होता है, भी हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता होनी चाहिए, हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता होनी चाहिए। ये भी इसी यूनिट में आएगा, इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इसको भी, हाइब्रिडाइजेशन को भी पढ़ना है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें पता था, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है। देखो हमें पता है कि कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं वीबीटी में। जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो क्या है कि कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं। ध्यान रखना, वीबीटी हमें क्या बताती है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो कि ना तो बीएसईपीआर दे रही थी और ना ही लुईस थ्योरी दे रही थी। इसने क्या बताया, वीबीटी क्या करती है, सबसे पहली चीज तो क्या थी, वीबीटी
कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे वीबीटी में हम। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल सी बात थी। उसके बाद हमने क्या बात की? उसके बाद हमने बात की थी ए बी का एटम, दोनों के पास ऑर्बिटल्स, एक एक इलेक्ट्रॉन मस्ट अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हम ए और बी के बीच के बॉन्ड को दिखा सकते थे, है ना। कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? मस्ट अपोजिट स्पिन के, यानी अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात कर ली। एक और बात क्या थी कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ये तीन बातें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं कि वीबीटी हमें बताती है कि कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताएगी वीबीटी, हमें जानकारी देगी कि कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं। और ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी? चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। मान लो दो एस ऑर्बिटल हैं, ये भी एस है और ये भी एस है, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, यानी पार्शियल मर्जिंग, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पार्शियल मर्जिंग और ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ बॉन्ड कितने टाइप के बनते हैं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब बॉन्ड का बताना है मुझे कि कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तो उसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड को ही लिख देता हूं अभी यहाँ पे, बाकी सारा मैंने रब कर दिया, एक्स्ट्रा चीजें जो पीछे पढ़ ली वो सारी रब कर दी हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। हमें पता है दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। कैसे बनेंगे हमें ये देखना है कि वो बॉन्ड कैसे बनेंगे। हमें पता कैसे चला कि कोई बॉन्ड सिग्मा होता है? मान लो मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल है, दोनों के दोनों शेप में क्या होते हैं? स्फेरिकल। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो होगा क्या? एस एस ओवरलैप, इसको क्या बोलते हैं? एस एस ओवरलैप, ठीक है, एस एस ओवरलैप, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और ये वाला पोर्शन जो होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों। अब ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, दोनों से ये अट्रैक्शन फील होगा, सिंपल सी बात है। तो जब ये बॉन्ड जब भी ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ हो तब हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर जब भी ओवरलैपिंग, बोले तो ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो। ये और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा होता है? ये वो एक्सिस होता है जो दोनों ही ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस के अंदर से पास करता हो, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये न्यूक्लियस है, दोनों में से पास कर रहा है और ओवरलैप भी वहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा ओवरलैप हो रहा है जिसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रहा, इसी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, इसी के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है ना, तब जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तब हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। अब पाई बॉन्ड की तरफ चलते हैं। अब मान लो मेरे पास दो पी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये दो पी ऑर्बिटल हैं, ये दोनों इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं। क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं। दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूं, छोड़ दो एक बार इसको, ठीक है। तो दोनों पी ऑर्बिटल, ये भी पी है, ये भी पी है, दोनों के दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। बॉन्डिंग के लिए ओवरलैप जरूरी है। तब जब इनका ओवरलैप होगा तो क्या होगा?
ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है? यहाँ है। अब जो ओवरलैप हो रहा है क्या वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यानी पाई बॉन्ड कब बनता है? जब ओवरलैप क्या हो? ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्सक्लूड कर दे, एक्सिस को एक्सक्लूड कर दे। यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तब जो बॉन्ड बनता है हमेशा वो कौन सा होता है? पाई बॉन्ड बनता है। तब हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ध्यान से देखो, यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिस जहां दोनों के न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस तो यहाँ है ऑर्बिटल के, क्योंकि डबल शेप होती है ना पी ऑर्बिटल की। तो अब ये इसके बीच में से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जा रहा है और ओवरलैपिंग कहाँ है? ये। इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज यानी साइड में, दोनों साइड में से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू जुड़ते हैं तब उस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जब दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू नहीं जुड़ते हैं तब ओवरलैपिंग कैसी होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि सर क्या जरूरी थोड़ी ना है कि पी ऑर्बिटल हमेशा साइडवेज ओवरलैप करे? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कब मना किया कि हमेशा साइडवेज ही करेंगे, कभी हेड ऑन नहीं करेंगे? हेड ऑन ओवरलैप भी करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक पी ऑर्बिटल था, ये एक पी ऑर्बिटल है, दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू हो रही है। तो इस ओवरलैपिंग को फिर से हम क्या बोलेंगे? हेड ऑन ओवरलैप। और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। यानी पी की अगर हेड ऑन ओवरलैप हो जाए तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और उन्हीं पी ऑर्बिटल का अगर साइडवेज ओवरलैप बन जाए तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ही सिंपल। अब यही s ऑर्बिटल p के साथ भी मिक्स हो सकता है। कैसे? s ऑर्बिटल, एक मेरे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक मेरे पास p ऑर्बिटल है। इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के थ्रू ही जा रहा है भाई, ठीक है, और ओवरलैपिंग उसके थ्रू ही हो रही है। तो फिर से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये कौन सा हो जाएगा? sp ओवरलैप हो जाएगा, sp ओवरलैप हो जाएगा। ये pp ओवरलैप है, pp ओवरलैप है। लेकिन ये हेड ऑन ओवरलैप और ये pp ओवरलैप कौन सा है? साइडवेज ओवरलैप। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना होगा? इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्सटेंट क्या है ओवरलैप का, यानी कितनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है उसके इफेक्टिव ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो यहाँ आएगा उसके बाद। और उसी के बाद हम किस चीज को समझ पाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जब तक हम इफेक्टिव ओवरलैप को नहीं समझ पाएंगे तब तक ये नहीं हो सकता। ऐसे ही एस पी के साथ हो गया, पी पी के साथ हो गया, पी और डी के साथ भी ओवरलैपिंग हो सकती है। पी और डी में ओवरलैपिंग कैसे होगी? डी ऑर्बिटल की शेप हमें पता है कैसी होती है, ये डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल। डी ऑर्बिटल कैसी शेप होती है? डबल डंबल शेप होती है। पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, ये प्लस पी ऑर्बिटल कर दो, और जब ओवरलैप करेंगे तब क्या हो जाएगा? ये ओवरलैप हो जाएगी। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैप नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और ये कौन सी ओवरलैप है? साइडवेज ओवरलैप है। कौन सी ओवरलैप है? साइडवेज ओवरलैप है। पी और डी मिक्सिंग को हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पी और डी की मिक्सिंग से नहीं होगी। सिंपल सी बात है, पी और डी में क्या होगा? ये पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिर्फ साइडवेज ओवरलैप हो सकती है,
ठीक है, सिंपल साइडवेज ओवरलैप हो जाएगी और पीडी से क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। एसएस सिग्मा बॉन्ड, एसपी सिग्मा बॉन्ड, सिंपल है। ठीक है, इन्हीं चीज को देखोगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ पाई बॉन्ड की बात की, सिग्मा बॉन्ड के बारे में अभी यहाँ इसके सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात तब करेंगे जब हम ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि दो टाइप के तो बॉन्ड बनते हैं वीबीटी के थ्रू, और वो दो बॉन्ड कैसे बनते हैं, किस किस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग होने से ऐसे बॉन्ड बनते हैं, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इफेक्टिव ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पे चलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों को सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब एक चीज और बता देता हूं, वीबीटी की जो शुरुआत थी वो हिटलर एंड लंदन ने की थी। हिटलर एंड लंदन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी 1927 में। ठीक है, वीबीटी की शुरुआत की थी और इसको आगे बढ़ाया था पॉलिंग और अदर्स ने, पॉलिंग एंड अदर्स, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। यानी इसके अंदर जो एडवांसमेंट किए थे थ्योरी के अंदर, इनके हिटलर और लंदन की थ्योरी में जो कमियां छूट गई थी उनको पॉलिंग और अदर्स ने दूर किया था। ठीक है, हिटलर और लंदन ने 1927 में इसको यूज किया था। इसको आपकी बुक में समझाया होगा हाइड्रोजन एटम के एग्जाम्पल से, कैसे वो मैं बता देता हूं। अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे समझाया होगा 11th क्लास के लिए कैसे समझा रखा है, उस चीज को मैं भी यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, आपकी बुक लिखती है कि बॉन्डिंग के लिए सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को ले लेती है कि कैसे वीबीटी अप्रोच करती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, उसको समझाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को सबसे पहले लिया है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। बुक क्या लिखती है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करती है, यानी एक तो हाइड्रोजन ए है, दूसरा एटम हाइड्रोजन बी है, दो एटम है, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। यानी H2 में क्या होगा, HA HB दोनों साथ में होंगे। इसको ऐसे लिख दूं मैं, HA HB। ठीक है, अब देखो बुक ने क्या किया है, वो ये बताते हैं कि यहां पर टोटल दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, कौन कौन से। पहला इंटरेक्शन होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, दूसरा इंटरेक्शन होता है रिपल्सिव फोर्सेस। आपकी बुक लिखती है कि यहां दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, उन्हीं इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या है, पहला अट्रैक्टिव फोर्सेस, दूसरा रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसा है, देखो एक का तो न्यूक्लियस और उसका ही इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन ए एटम का न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। अब हाइड्रोजन बी एटम का न्यूक्लियस और बी एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, सिंपल सी बात है। और हाइड्रोजन ए एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम के बीच में, हाइड्रोजन बी एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम के बीच में, ये तो चार टाइप के होंगे अट्रैक्शन फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ए एटम का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन बी एटम का न्यूक्लियस, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। और इलेक्ट्रॉन ए एटम का और इलेक्ट्रॉन बी एटम का, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होंगे। तो टोटल मैग्नीट्यूड जो होता है, टोटल मैग्नीट्यूड यानी टोटल मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, टोटल मैग्नीट्यूड इस अट्रैक्टिव फोर्स का ज्यादा होता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ज्यादा, किससे, रिपल्सिव फोर्स से। इसी वजह से टोटल अट्रैक्शन की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या आ जाएंगे, एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि जब दोनों सेम हो जाए, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी, उस पोजीशन में क्या होगा, एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल की वो सबसे लो होगी। और उसी पोजीशन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड
फॉर्मेशन हो जाता है उसी पोजीशन में। जैसे कि मैंने बताया था कि ए एटम है, बी एटम है, दोनों के पास ऑर्बिटल है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन वाले हैं। जब ये ओवरलैप करते हैं तो क्या हो जाता है, इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। जब दोनों इक्वली शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, वही चीज इसी लैंग्वेज में लिख दी है, इसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उस टाइम पे, और इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। और ये बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि टोटल मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस का ज्यादा होता है, किससे, रिपल्सिव फोर्सेस से। ठीक है, सामने दिखा इधर 4 इधर 2 ही है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लिबरेट होती है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। या तो लिबरेट हो या यूज हो, उसी को क्या बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। उसने हाइड्रोजन एटम का रिप्रेजेंटेशन लिया था और हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करवा दिया, इक्विलिब्रियम पे आके वो कंबाइन हो गया, और हाइड्रोजन एटम पूरे हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके दोनों क्या बना दिया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। ये था आपकी बुक का रिप्रेजेंटेशन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, इससे सिंपलेस्ट तरीका नहीं हो सकता इसका कोई समझाने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप के कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, याद करो, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन करने की। ठीक है।